So, welcome back again. I'm audible. जी प्लीज कैरी ऑन। So, अगर हम खुद पे सोचें क्या हम इस सर्जरी के लिए प्रिपेयर हैं? हमारा एक वाइटल ऑर्गन है ब्रेस्ट, जो अगर हम निकाल दें किसी का तो कितने ट्रॉमा से वो पेशेंट गुजरता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल, सोशल ट्रॉमा और इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए आजकल ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी का ज्यादा जो है वो रुझान हो रहा है। बट अगेन द प्रॉब्लम इज दैट कुछ ट्यूमर हमारे पास ऐसी स्टेज में आते हैं जिसमें हम चाह के भी मतलब ब्रेस्ट कंजर्वेशन की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो अगेन अगर हम अवेयरनेस जो है स्प्रेड करें, हम लोगों में को ये बताएं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर द अवेयरनेस इन्वेस्टिगेशंस, तो जो है हो सकता है कि लोग हमारे पास अर्ली स्टेज में आए और हम ब्रेस्ट को बचा सकें। नेक्स्ट स्लाइड। So these are some types of mastectomy with the advancement of time. टाइम टू टाइम जो है ना mastectomy जो ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी है उसमें भी कुछ चेंजेस आती रही है। जैसे जो ज्यादा आजकल चलती हैं हमारे पास वो तो मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी है, जो थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, और सिंपल मैस्टेक्टोमी है, उसमें जब ब्रेस्ट टिश्यू निपल एलुलर कॉम्प्लेक्स स्कैन निकाल देते हैं। एक्सटेंडेड में हम क्या करते थे, पहले ये होती थी आजकल नहीं हो रही है, ब्रेस्ट निपल एलुलर कॉम्प्लेक्स स्किन के साथ साथ लेवल 1 एक्सियल लिम्फ नोड्स। सो एक्चुअली एक्सिला में 3 लेवल के लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, और मतलब तीनों लिम्फ नोड्स थर्ड लेवल तक जाना उसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। तो हमारे यहाँ जो है मोस्टली जो वर्ल्ड वाइड डाटा है वो भी प्रेफर करता है कि लेवल 2 एक्सिलरी डाइसेक्शन इज इनफ। ठीक है, तो जो एक्सटेंडेड सिंपल है उसमें लेवल 1 तक जाते हैं। जो मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी है जो आजकल चलती ही यही है, मोस्टली प्रेफरेबल मेथड है। इसमें हम रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, निपल कॉम्प्लेक्स, स्किन एंड लेवल 1 लेवल 2 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ठीक है, थर्ड वन जो है वो है हेलिस्टेड रेडिकल मैस्टेक्टोमी। इसमें जो है ना तीनों लेवल्स निकालते हैं, बाकी सारा सिम्टम्स सिस्टम जो है ना वो सेम होता है। एक्सटेंडेड रेडिकल में हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा लिम्फ नोड्स जो है ना इंटरनल मेमोरी वो निकाल देते हैं। अच्छा, ये जो चीजें है ना ये आपको उस में समझ आएंगी अगर आपकी एनाटॉमी बहुत स्ट्रांग होगी, पर अगर नहीं समझ आ रही है तो दिस इज नॉट अ बिग डील और इसको समझना कोई इतना जरूरी नहीं है। बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास ब्रेस्ट की जो है मैनेजमेंट के लिए सर्जिकल ऑप्शंस हैं कौन से। बस मेस्टेक्टोमी है, आप ये याद कर लो कि मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी है जिसमें लेवल 2 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को भी निकाला जाता है और ब्रेस्ट को निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सो ये जो है मेस्टेक्टोमी है, जो मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी मैंने आपको बताई, इसमें आप स्कार देख सकते हैं, जो ब्लू डॉटेड है वो स्कार है। सारा ब्रेस्ट अलोंग विथ एक्सिला तक वो जा रहा है। सारी ये चीजें निकाल के फिर हम इस तरीके से इसको बंद कर देते हैं जिस तरीके से एक लीनियर एक लाइन आ रही है। ठीक है, एक इलिप्टिकल इंसिशन होता है और उसके बाद ये स्ट्रेट होके क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट। So we have some post-operative complications also. Like every surgery, this surgery has also post-operative complications. ठीक है, पर इतनी नहीं है आजकल जो है। जैसे ही स्किलफुल हो जाता है इंसान, जैसे सर्जन विद पैसेज ऑफ टाइम, तो रेशियो ऑफ कॉम्प्लिकेशन भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो हम बहुत डील कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्लिकेशन का रेशियो बहुत ही कम है। सो पेन, नॉर्मली एवरी सर्जरी इज हैविंग पेन, पर इसमें पेन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ नर्व्स होती हैं, अगर वो डैमेज हो गई ड्यूरिंग सर्जरी तो उस वजह से भी पेन होता है, नमनेस होती है, पैरेस्थीसिया होता है, सेंसेशन अल्टर हो जाती है स्किन की। वूंड है, सस वूंड आपका ओपन हो जाए, मेल न्यूट्रिशन पेशेंट है उसमें आपने सर्जरी कर ली, एनीमिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, वो वुंड एडहेजंस में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन। साइंस ऑफ इन्फेक्शन, वही जो वुंड एडहेजंस के पहले इन्फेक्शन होता है, पस फॉर्म होती है, उसके बाद वुंड खुल जाता है। डेहिसंस इज ओपनिंग ऑफ वुंड। ठीक है,
उसके बाद जो है लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा ये वही चीज है जो मैं आपको बता रही थी, जब हम एक्जिला की लेवल 3 क्लियरेंस करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम सारे लिम्फ नोड निकाल देते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि पेशेंट को लिम्फेडिमा हो जाता है, मतलब आर्म उसकी स्वेल हो जाती है। और लिम्फेडिमा इज वेरी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद क्या होता है कि इट कैन कन्वर्ट टू लिम्फेंजियोसार्कोमा, दैट दैट इज अगेन अ कैंसर। तो इस चीज को रोकने के लिए जो है ना, अब वर्ल्ड वाइड कहते हैं कि एक्जिला की डायसेक्शन लेवल 3 में आप जाओ ही नहीं। ठीक है। अनहेल्दी स्कार, कभी कभी स्कार जो है वो कीलोइड बन जाता है, या स्कार थोड़ा मोटा हो जाता है, जिसको हम हाइपरट्रॉफिक स्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So we have option of breast conservation reconstruction as well. मुझे लगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि आजकल ये चीज बहुत है। और कुछ पॉपुलेशन हमारे पास ऐसी है जो इसको बहुत लाइक करती है कि भाई अगर हम जो ब्रेस्ट मस्टेक्टोमी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हमारा ब्रेस्ट अगेन सेम हो जाए, तो उसको सेम करने के लिए भी है मल्टीपल ऑप्शंस। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 ऑप्शंस मेंशन किए हैं नटशेल में। एक तो ये है कि जो स्पेस हमने बनाई है मैस्टेक्टोमी के बाद, हमने टिश्यू वगैरह तो निकाल दिए, तो उसमें अंदर हम एक इम्प्लांट रख दें। और इम्प्लांट को बाहर से एक पोर्ट होता है जिसमें हम पानी डालते हैं। जब हम पानी डालते हैं तो वो इम्प्लांट बड़ा हो जाता है, और वो अंदर से जो ब्लू ब्लू फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे, ब्लू जो इनसाइड ऑफ द मसल लगा हुआ है, बड़ा होता है, तो वो ब्रेस्ट को वो ही शेप देता है, उसको स्कार को, जैसी वो ब्रेस्ट में शेप होती है। ठीक है। उसके अलावा जब हम जो है हमारे पास दूसरे भी नेचुरल ऑप्शंस भी हैं, ये तो एक आर्टिफिशियल ऑप्शन है। ठीक है। नेचुरल ऑप्शंस में ये है कि हम मसल्स निकाल के किसी और जगह के हम ब्रेस्ट वाली जगह पे रख दें, और उसमें भी वही कंटोर आता है। उसमें कभी कभी हमें थोड़ी स्किन ज्यादा बचानी होती है, या फिर जो है ना निपल एरुला कॉम्प्लेक्स बचा के फिर वो उधर उसके साथ अटैच करना होता है। तो वो मतलब ज्यादा एस्थेटिकली ये सारे काम हो सकते हैं। अब कौन से मसल हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप रेड मार्क्स जो देख रहे हैं सेकंड पिक्चर पे, एक आपका बेले का मसल है जिसको हम ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल कहते हैं। ठीक है, ये इसको यूज कर सकते हैं। एक बैक ऑफ द चेस्ट पे है लेटिसमस डॉर्सी मसल, हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये एक्चुअली फ्लैप होता है। ठीक है। और एक जो होता है ये थाई का मसल ग्लूटस मैक्सिमस, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नली भी प्रोस्थेसिस यूज होते हैं, जैसे आजकल कुछ ऐसी प्रोस्थेटिक ब्राज आ रही हैं, वो अगर कोई पेशेंट पहनता है आफ्टर मैस्टेक्टोमी, तो उसमें भी पता नहीं चलता कि जो है ना असिमेट्रिकली या कुछ, या मतलब ये आइडिया नहीं होता कि इस पेशेंट को की मैस्टेक्टोमी हुई हुई है। और थर्ड ऑप्शन जो निपल एरिया की रिकंस्ट्रक्शन के लिए है, वो है टैटूइंग। आजकल ये बड़ा चल रहा है कि आप टैटू बना दो। आपने वहां से मसल लेके उधर लगा दिया, स्किन और मसल आपने एब्डोमेन से लेके लगा दिया, आप निपल एरिया को ना वहां पे टैटू बना दो, तो वो आपका सेम असिमेट्रिकल जो है ना सिमेट्रिकल ब्रेस्ट बन जाएगा। सो दिस इज ओवरऑल प्रेजेंटेशन। नाउ क्वेश्चन आंसर सेशंस अभी करें या इन द एंड करें? Handing over session to the Dr. No for further dietitian monitoring. जी थैंक यू मैम आशा। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम नूरुल हुदा है, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ। आई एम प्रोवाइडिंग ऑनलाइन डाइटरी कंसल्टेशंस फ्रॉम माय प्लेटफॉर्म न्यूट्रीफाई लाइफ। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, किसी किस्म की भी आपको गाइडेंस चाहिए हो रिगार्डिंग योर स्टडीज़ और रिगार्डिंग डाइट प्लान्स और एनी वर्कशॉप्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो जैसे कि डॉक्टर आयशा ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस पे एक तो आज हमने बात की, उसके बाद हमने जो ब्रेस्ट कैंसर को रिमूव करने के जितने भी तरीके हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट के उसके तरीके हैं, उन पे बात की। अब हम बात करेंगे डाइट के हवाले से कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अब देखें, डाइटरी इंटरवेंशंस जितनी भी हैं वो ज़रूरी होती हैं किसी भी
लाइक डिजीज है उसकी प्रिवेंशन के लिए जरूरी होती हैं, ठीक है। अगर डिजीज हो गया है तो उसके बाद अगर आप डाइटरी इंटरवेंशंस करते हो तो सिर्फ डाइटरी इंटरवेंशंस आपके डिजीज को ख़त्म नहीं करेंगी, उसके साथ साथ आपको मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सेम इज़ द केस विद कैंसर। अगर एक पेशेंट है उसको कैंसर हो गया है तो उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी तो करनी ही करनी है आपने। एंड उसके साथ जो है वो आप अगर उसकी डाइट अच्छी रखेंगे तो पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा। बट एज कम्पेयर एक ऐसा पेशेंट है जिसकी फैमिली में अगर ये कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर की चीज़ चल रही है, आप उसके लाइफस्टाइल को चेंज करते हो, उसको पहले से अवेयर करते हो इस बारे में, उसके लाइफस्टाइल को चेंज करते हो, उसकी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करते हो, डाइट में ऐसे कैंसर प्रमोटर्स उनकी डाइट से निकाल देते हो, तो जिसकी वजह से उनके जो लॉन्गेटिविटी के चांसेस हैं, जो उनके ब्रेस्ट कैंसर को सर पास करने के चांसेस है, या अगर उनको 20s या 40s की ईयर में ब्रेस्ट कैंसर होना था वो उनको 70s या 60s की एज में जाके भी हो सकता है। तो दैट इज द रोल ऑफ डाइट, ठीक है। डाइट इज अ वेरी पोटेंट प्रिवेंटर ऑफ कैंसर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के कुछ प्रमोटर्स होते हैं जो डाइट में हमारी प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से भी डिफरेंट डाइटरी पैटर्न्स की वजह से भी कुछ लोगों के अंदर कैंसर स्पेसिफिकली ब्रेस्ट का फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले रीजन है एक्सेस फैट। जितना ज्यादा एक्सेस फैट होगा उतनी ज्यादा एक्सेस इंसुलिन प्रोड्यूस होएगी आपकी बॉडी में। अब इस इंसुलिन और एक्सेस फैट की वजह से एक्सेस एस्ट्रोजन होगा। फीमेल्स की बॉडी के अंदर एक सेट अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होना होता है। अगर इससे ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो इट कैन ऑल्सो लीड टूवर्ड्स ब्रेस्ट कैंसर। एक्सेस एस्ट्रोजन की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, यानी कि आपके जितने सेल्स हैं, जहाँ पे डॉक्टर आयशा ने पहले बात की थी कि हार्मोनल लोड होता है आपके ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, ज्यादा हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस होता है ब्रेस्ट के ऊपर, सॉरी, आपके हार्मोन्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो आपके वहां पे जब एस्ट्रोजन जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करेगा आपके सेल्स के अंदर और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज करेगा, तो वो क्या होएगा, इन्फ्लेमेशन वहां पे बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब इन्फ्लेमेशन होगा तो कैंसर सेल्स वहां पे, या ट्यूमर सेल्स जिनको हम कहते हैं, वो प्रोलिफरेट कर सकते हैं, उनके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बन जाएगा। इसके साथ साथ एक्सेस प्रोटीन, अगर हम एक्सेसिव प्रोटीन देंगे तो इससे हमारी जो एक सेकंड, एक्सेस प्रोटीन की वजह से हमारा IGF-1 ज्यादा हो जाएगा। अब ये एक ग्रोथ फैक्टर है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर होते हैं। तो ये एक ग्रोथ फैक्टर ऐसा है जो आपके ट्यूमर सेल्स को, या अगर आपके कैंसर सेल्स हैं, अगर वो प्रेजेंट है बॉडी के अंदर और आप एक्सेसिवली प्रोटीन खा रहे हैं, 0.8 ग्राम्स पर केजी से ज्यादा प्रोटीन इनटेक कर रही है कोई फीमेल, तो उसके अंदर ये ग्रोथ फैक्टर ज्यादा हो जाएगा IGF-1 वाला, एंड दैट इज वाई उसके ट्यूमर सेल्स जो हैं वो एक्सेसिवली और एक्सटेंसिवली ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक्सेस कैलोरीज का वही सीन है कि इंसुलिन बढ़ जाएगा। इंसुलिन की वजह से उसके इंसुलिन के इफेक्ट जो IGF पे हैं, इंसुलिन बढ़ेगा तो IGF भी बढ़ता है, ठीक हो गया। और इसकी वजह से हायर इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अलावा समटाइम्स वी से कि हमने फैट ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स काफ़ी इसेंशियल हैं, तो वो हमने लेने हैं। लेकिन समटाइम्स कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि अगर एक्सेस इनटेक होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड का तो वो आपके लिए हार्मफुल है। हमने ये पढ़ा है, सुना है और देखा भी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर आप एक्सेसिव ओमेगा 3 का इनटेक करें तो उससे भी आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने की बजाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ जाएंगी, तो सेल्यूलर डैमेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद अब हम कुछ देख लेते हैं, ये तो हमने डाइटरी प्रमोटर्स देखे, अब हम देखते हैं मेटाबॉलिक ट्यूमर प्रमोटर्स कौन से होते हैं, जो आपकी डाइट के थ्रू मेटाबलाइज हो जाती हैं चीजें, या आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी, वो भी कुछ प्रमोट कर सकते हैं ट्यूमर्स के लिए। सबसे पहला इसमें कल्प्रिट है इंसुलिन। अगर आपकी इंसुलिन ज्यादा स्पाइक हो रहा है या किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, तो दोनों केसेस में इंसुलिन इज बैड, क्योंकि एक इसमें सिमेट्री नहीं रहेगी, नॉर्मली ये सिक्रीट नहीं हो पाएगी। अगर ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट हो रही है तो उसकी वजह से अपोप्टोसिस डिक्रीज हो जाएगी। अपोप्टोसिस क्या होता है? अपोप्टोसिस का प्रोसेस है सेल्यूलर डेथ का। अगर कोई सेल, उसके अंदर कोई खराबी पैदा हो गई है, तो वो सेल जो है आपकी बॉडी उसको नेचुरली
उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, दैट इज कॉल्ड अपोप्टोसिस। लेकिन फॉर सपोज अगर आपकी इंसुलिन ज्यादा है तो आपका अपोप्टोसिस का प्रोसेस वो डिले हो जाता है, स्लो हो जाता है या कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। तो दैट इज वाई अगर कोई कैंसर सेल है तो अपोप्टोसिस के थ्रू आपकी बॉडी उसको खत्म नहीं करेगी ड्यू टू एक्सेसिव इंसुलिन। अब जब इंसुलिन ज्यादा होती है तो इसके साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जितना होगा आपके सेलुलर डैमेज के चांसेस ज़्यादा हैं, और जब आपका हेल्दी सेलुलर डीएनए डैमेज होगा तो आपका कैंसरस सेल या ट्यूमरस सेल जो है वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा एस्ट्रोजन की जैसे हमने पहले बात की है, इसके अलावा हमने बात की इन्फ्लेमेशन की, कि इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके जितने भी कैंसर सेल्स हैं उनको ज्यादा ये मौका मिल जाता है कि वो बढ़ सकें, और ब्लड वेसल्स वगैरह भी इस साइड पे बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे भी आपको कट लगा है वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो साइड रेड हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, वहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं फॉर द रिकवरी। अब यहाँ पे भी आपकी बॉडी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे ज्यादा ब्लड सप्लाई करेगी, WBCs भी आएंगे, बट आपकी बॉडी एक टाइम आएगा कि ड्यू टू एक्सेसिव इंसुलिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेशन को फाइट करने की बजाय कैंसर सेल्स को फीड करना शुरू हो जाएगी। IGF-1, अब जाहिर है IGF-1 जब आपका बढ़ा होगा बॉडी के अंदर तो कैंसर सेल्स को ग्रो करने का ज्यादा चांस मिल जाएगा। एंटी ट्यूमर प्रमोटर्स, एक सेकेंड गाइज मैं कंटिन्यू करती हूँ, जस्ट वेट। अच्छा, IGF-1 इज बेसिकली इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है। उसका जो इफेक्ट है वो लाइक ग्रोथ हार्मोन को पुश करता है और वो इंक्रीज करता है एनाबोलिक स्टेट। जब एनाबोलिक स्टेट बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे सेल्स मोर एंड मोर ग्रो करते हैं। जब हमारे सेल्स मोर एंड मोर ग्रो करते हैं तो वो एक एब्नॉर्मल स्टेज में ही चले जाते हैं जहाँ पे अपोप्टोसिस का रोल नहीं होता, ठीक है। तो दिस वाज अ क्वेश्चन दैट जो मैंने अभी देखा चैट बॉक्स में। थैंक यू डॉक्टर आयशा, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पेशेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन से, अब अभी तो हमने बात की कि ट्यूमर प्रोमोटर्स कौन से होते हैं, अब हम बात करते हैं कि एंटी ट्यूमर प्रोमोटर्स कौन से होते हैं जो आपके ट्यूमर्स को ग्रो करने से रोकते हैं या उनकी प्रोलिफरेशन को कम करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी डाइट के न्यूट्रिएंट्स हैं हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो फॉलिक एसिड है, फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये तो प्रोटेक्ट करता है डीएनए के डैमेज से। जो आपके हेल्दी सेल्स हैं उनके अंदर फॉलिक एसिड का रोल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू डीएनए। फॉलिक एसिड इज रिक्वायर्ड। अगर आपके जो ऑलरेडी नॉर्मल हेल्दी सेलुलर सेल्स अगर वो हेल्दी हैं, ठीक है, उनकी ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन हो रही है, तो आपके कैंसर सेल्स के चांसेस नहीं होते बढ़ने के। क्यों? क्योंकि कैंसरस या ट्यूमर सेल तभी बनते हैं क्योंकि ये डिफॉल्टी नॉर्मल सेल्स होते हैं जिनको हम कैंसर का नाम दे देते हैं, ठीक है। इनकी अनलिमिटेड जो है वो हो रही होती है, प्रोलिफरेशन हो रही होती है, जो ट्यूमर बना देते हैं। अब वो क्यों ट्यूमर बना देते हैं? क्योंकि उनका डीएनए डैमेज होता है, उनके डीएनए में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर इफ वी इंक्लूड दीज एंटी ट्यूमर्स इन आवर डाइट, नो डाउट डाइटरी प्रोसेस बहुत स्लो है, बट इट इज अ मोर लाइक अ प्रिवेंटिव प्रोसेस एज कंपेयर टू अ ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो अगर ये चीजें आपकी डाइट में पहले से इंक्लूड होंगी तो आपका डीएनए का जो डैमेज है, चाहे इट इज थ्रू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या चाहे किसी और तरीके से है, तो वो भी आपका प्रिजर्व रहेगा, आपका जो हेल्दी डीएनए। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स
हमें पता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होती हैं, कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को किस किस स्कैवेंजर के तौर पे काम करती हैं। यानी जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा ऑक्सीडेटिव स्पीशीज हैं, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज हैं, जो आपके सेल्स को डैमेज पहुंचा रही हैं, वेदर उनके मेम्ब्रेन्स को डैमेज पहुंचा रही है, वेदर उनके डीएनए को, वेदर उनकी ऑर्गेनेलीज को, वेदर कहीं पे भी उनका डैमेज पहुंचा रही हैं हेल्दी सेल्स को। तो जो जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये इनको अपने साथ बाइंड करते हैं एंड ये आपकी बॉडी से इनको रिमूव करवा लेते हैं। इसके अलावा फाइटोकेमिकल्स पे हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे। अब ये ऐसे केमिकल्स हैं जो हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं एंड दीज आर प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स, जिनकी वजह से लिपिड पर ऑक्सीडेशन कम होती है। अब लिपिड पर ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है? लिपिड पर ऑक्सीडेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स। जब लिपिड्स की ऑक्सीडेशन हो, जब आपके एक्सेसिव फैट्स की ऑक्सीडेशन हो रही है जो आपके एक्यूमुलेटेड हैं बॉडी के अंदर, तो जब उनकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो आपकी बॉडी के ऊपर फिर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन से हमें पता चल रहा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो डीएनए डैमेज होगा हेल्दी सेल्स का। प्रोसेस सारा सेम ही है कि ये किस तरीके से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे डीएनए डैमेज को प्रोटेक्ट करते हैं और उनसे हमें बचाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि लो फैट प्लांट बेस्ड डाइट। अगर लो फैट डाइट लेंगे तो ऑब्वियसली उसमें कैलोरीज भी कम है, इंसुलिन स्पाइक भी नहीं हो रहा है आपका, इस एक्सेसिव फैट्स भी नहीं जा रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, और आपके अगर आप लो फैट डाइट ले रहे हैं तो उसमें आप इसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं जितने भी हैं वो आप एक रेगुलर अमाउंट में ले रहे हैं, कि नॉर्मल अमाउंट में ले रहे हैं, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो दैट इज वाई आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा प्लांट बेस्ड डाइट के अंदर और क्या फायदे हैं कि उसके साथ हमें फाइटोकेमिकल्स मिल रहे हैं, उससे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं, हमें कलरफुल डाइट मिल रही है जिसका कॉन्सेप्ट हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी जो लो फैट प्लांट बेस्ड डाइट है, इससे आपको फाइटोएस्ट्रोजेंस भी मिल रहे हैं। अब फाइटोएस्ट्रोजेंस क्या होते हैं? दीज आर एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स जो आपके जो नॉर्मल फीमेल के एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है उसको मिमिक करते हैं, लाइक उसको रिजेंबल करते हैं। तो दीज आर मोर हेल्दी एज कम्पेयर टू जो आपका एस्ट्रोजन बढ़ रहा है फीमेल्स के अंदर, उससे रिलेटेड जो आपके चिकन वगैरह से बढ़ जाता है। तो अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे तो उसमें आपको फाइटोएस्ट्रोजन मिल रहा है। फाइटोएस्ट्रोजन आपके डीएनए की डैमेज को नहीं डीएनए को नहीं डैमेज होने देता है। इसके साथ साथ सल्फर कंपाउंड, जितने भी सल्फर कंपाउंड्स हैं सल्फोराफेन फैमिली से जिनका ताल्लुक है, अब वो कंपाउंड्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि गार्लिक के अंदर है एलिसिन, जैसा कि आपके ब्रोकली के अंदर है, जैसा कि कैबेज के अंदर है, ये सारे कंपाउंड्स हैं। दीज सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। इसके अलावा बीटा साइटोस्टेरोल के जो कंपाउंड्स होते हैं ये भी फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट है, वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, और ये भी काइंड ऑफ फाइटोकेमिकल्स हैं, ठीक है, एंड दे इनहिबिट द ट्यूमर ग्रोथ। अब ये सब आपके एंटी ट्यूमर प्रोमोटर्स हैं, कि यानी कि ये आपके ट्यूमर की ग्रोथ को कम करते हैं। इसके साथ साथ अब मैंने यहाँ पे एक जो स्लाइड बनाई है वो आपको बता रही है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फॉर अ फीमेल जिसकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है। लो फैट हाई फाइबर डाइट, अगर आप ग्रीन बॉक्सेस के अंदर देखेंगे तो लो फैट और हाई फाइबर डाइट। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी जो ट्यूमर प्रोमोटर्स हैं, यानी कि इंसुलिन, हाई एस्ट्रोजन, एक्सेसिव कैलोरीज, एक्सेसिव फैट, ये उनको डील करेंगे। लो फैट और हाई फाइबर डाइट देंगे तो एक्सेसिव इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी। एडिकेट प्रोटीन देंगे, एक्सेसिव प्रोटीन नहीं देंगे, यहाँ पे हम एडिकेट कैलोरीज देंगे, एक्सेसिव कैलोरीज नहीं देंगे। होल प्लांट बेस्ड फूड्स देंगे। इसके अलावा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशो आपने बहुत ज़रूरी है किसी भी फीमेल को, जो जब भी आप हार्मोनल का कोई भी फीमेल के लिए डाइट प्लान बनाते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की रेशो। ये 2:1 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं इंक्रीज करना चाहिए। अगर आप ओमेगा 6 का सोर्स दे रहे हैं दिन में 2 मरतबा, तो ओमेगा 3 का 1 मरतबा सोर्स देना है। ये वाला जो रेशो है ये आपकी इन्फ्लेमेशन होने से बॉडी में बचाता है। लेकिन अगर आप इससे एक्सीड करते हैं, लाइक आप ओमेगा 3 का ज्यादा दे देंगे, ओमेगा 6 भी ज्यादा दे देंगे, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ये उल्टा इन्फ्लेमेशन को कम करने की बजाय इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, अब इन सब से क्या होगा? एस्ट्रोजन कम होगा। अगर हम राइट साइड पे देखें तो जो डाउन एरोज हैं इससे एस्ट्रोजन कम होगा, इंसुलिन कम होगा, IGF-1 कम होगा। ये जब कम हो जाएंगे सब तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन कम होगी और डाउन रेगुलेशन हो जाएगी ऑन्कोजीन्स की। इसके अलावा अप रेगुलेशन हो जाएगी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की, यानी कि ऐसे जीन्स की
प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी जो आपके ट्यूमर्स की फॉर्मेशन को रोकते हैं। ये सारा आपकी डाइट का रोल होता है इसके अंदर। इसके अलावा अब हम देखते हैं फाइटोकेमिकल्स को। तो जब फाइटोकेमिकल्स को देखें तो इनके क्या हमारे पास आ सकते हैं, हमारे पास क्या की फीचर्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट्स हैं, यानी कि इन आपकी जो एक्सेसिव डीएनए डैमेज की वजह से आपके जो सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं रैपिडली, उनको रोकने में मदद करता है। सिंथेसिस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स करवाता है ये। एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर करवाता है, यानी कि आपके जितने भी सॉरी आपके जितने भी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं ये फाइटोकेमिकल्स। क्यों? ये प्रोड्यूस करवाते हैं आपके इम्यून रिस्पॉन्सिव सेल्स को, जिसकी वजह से आपके जो बैड आप कह लें कि बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में जो जो भी आपके बैड सेल्स हैं या आपके डिफॉल्टी या डिफेक्टिव सेल्स हैं, उनको रिड्यूस करवाने में ये हेल्प करते हैं। फ्लेवोनॉइड रिच कंपाउंड्स होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स के हम आगे भी टाइप्स के हवाले से इनको डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो आपके फ्रूट्स में प्रेजेंट हैं, जो आपके वेजिटेबल्स में प्रेजेंट हैं, कलरफुल कंपाउंड्स हैं, और ये आपको सब फाइटोकेमिकल का रोल प्ले करते हैं, यानी कि आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन 9 to 5 सर्विंग्स पर डे आपकी होनी चाहिए फाइटोकेमिकल्स की। सो दिस मीन्स के मैक्सिमम 9 सर्विंग्स उन फीमेल्स के लिए जिनकी फैमिलीज के अंदर, जिनकी जेनेटिक्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर रन कर रहा है। इसके अलावा 5 सर्विंग्स तो आपने बच्चों के लिए भी इंक्लूड करनी है, यानी कि उन फीमेल्स के लिए जो प्यूबर्टी की एज रीच कर गई हैं या वो करने वाली हैं, उनकी डाइट में। एंड मेल्स के लिए भी सेम गोज के 6 to 8 सर्विंग्स पर डे मेल्स के लिए भी रिक्वायर्ड हैं। जब आप डाइट प्लान बनाते हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइटोकेमिकल्स के देखें, फाइटोकेमिकल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और जो डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होती हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे 3 बेसिक टाइप्स इनके डिस्कस कर लेते हैं फाइटोकेमिकल्स की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैरोटीनॉइड्स। अब कैरोटीनॉइड्स करते क्या हैं? ये हेल्प प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर वो है जो आपकी बॉडी में डिफरेंट जगह पे स्प्रेड कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर का हर जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट ही हो। अब ये मैलिग्नेंसी को भी रिड्यूस करते हैं और ये बिनाइन ट्यूमर्स पे भी उतना ही काम करते हैं। ये नेगेटिव इफेक्ट्स कीमोथेरेपी के उसको भी रिड्यूस करते हैं विदाउट रिड्यूसिंग द ट्रीटमेंट्स इफेक्ट ऑन कैंसर सेल्स, यानी कि ये ट्रीटमेंट के साथ जो है वो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करते हैं। ये ट्रीटमेंट को अच्छे से होने देते हैं, बट उसको बूस्ट करते हैं आपके ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स को बाय रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स, यानी जो आपके हेल्दी सेल्स कीमोथेरेपी की वजह से डैमेज हो रहे हैं उनको डैमेज होने से ये बचाते हैं। मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर कैरोटीनॉइड्स जैसे कि बीटा कैरोटीन वगैरह आपके पास प्रेजेंट होता है कैरेट्स के अंदर। इसके अलावा कैरेट्स के अंदर आपको मिल जाता है, आपको रेडिश के अंदर मिल जाता है। आइसोथायोसाइनेट्स की बात करें तो दीज कंपाउंड्स प्ले अ रोल इन स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सेल्स। ये ट्रीटमेंट के साथ साथ ये सब चीजें अगर करेंगे तो आपके ट्रीटमेंट को आपका ट्रीटमेंट जो है 2 times to 5 times ज्यादा मोर इफेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स वो वेजिटेबल हैं जिनके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे कि ब्रोकली है, कैबेज है, तो इनमें आइसोथायोसाइनेट्स होते हैं। ये नेक्स्ट हम फाइटोकेमिकल की बात करें तो पॉलीफिनोल्स हैं। पॉलीफिनोल्स हेल्प टू रिड्यूस द ट्यूमर सेल ग्रोथ और इनके स्प्रेड को रिड्यूस करते हैं, यानी इनकी मैलिग्नेंसी को कम करते हैं, इनके चांसेस को। 5 टाइप्स ऑफ पॉलीफिनोल्स होते हैं जिनके हम ज्यादा बात करते हैं। फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक एसिड, लिग्नैंस, स्टिलबेंस एंड अदर पॉलीफिनोल्स। अब ये जो है ये डिफरेंट आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इवन के जो लिग्नैंस है ये ओट्स में प्रेजेंट होते हैं, फ्लैक्स सीड में प्रेजेंट होते हैं। फिनोलिक एसिड्स आपके फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। फिनोलिक एसिड जो है और फ्लेवोनॉइड्स ये मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं। 60 to 30% जो आपके
ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर है उसके अंदर अगर हम यूज करें तो ये बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। इसके अलावा ये पॉलीफिनोल्स बेरीज के अंदर, ग्रेप्स के अंदर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लिग्नैंस का, स्टिलबेंस का, ये ओट्स में आपको इजीली मिल जाते हैं। इसके अलावा हम ये रेनबो डाइट की जो मैंने बात की थी, तो दिस इज अ शॉर्ट लाइक आप कह लें कि डिपिक्शन ऑफ अ रेनबो डाइट, कि आपकी प्लेट के अंदर कलरफुल चीजें होनी चाहिए, आपका पूरे दिन में कलरफुल चीजें खानी है। अब इनके अंदर आपके डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट हैं, जितने भी रेड और ऑरेंज हैं इनके अंदर कैरोटीन्स हैं, जितना भी येलो कलर के फ्रूट कंपाउंड्स हैं, विटामिन सी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ग्रीन के अंदर विटामिन के है, डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके डीएनए डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखें तो अब लो फैट प्लांट बेस्ड डाइट की हम बात करते हैं कि ये किस तरह जरूरी है, किस तरीके से हमें हेल्प करती है। कि अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे तो हाई फाइबर होगी, लो एस्ट्रोजन डाइट है, सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, मिनिमल कार्सिनोजेनिक एक्सपोजर है इस डाइट का। यानी कि इस अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे, ऑर्गेनिक डाइट की तरफ जाएंगे तो सबसे कम केमिकल एक्सपोजर है इस डाइट के ऊपर, अगर ऑर्गेनिक डाइट की तरफ जाते हैं तो। हैवी मेटल्स का कम से कम इस्तेमाल है, पेस्टिसाइड्स वगैरह का कम से कम इस्तेमाल होता है इस डाइट के अंदर। दैट इज वाई इट हैज गुड इफेक्ट्स अपॉन हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ पे भी और कैंसर पेशेंट्स के लिए भी। ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स की इनिशिएशन करवाता है, प्रोलिफरेशन करवाता है प्लांट बेस्ड डाइट, ड्यू टू इट्स हाई कंटेंट ऑफ फाइबर, लो एस्ट्रोजन कंटेंट एंड गुड लाइक सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी कम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवोनॉइड्स हैं, दैट इज वाई ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी होने से रोकते हैं। इसके अलावा मैक्रोस की बात कर लेते हैं कि प्लेट बैलेंसिंग मेथड कैसे होता है। अब एक कैंसर पेशेंट है, उसके लिए अगर हम देखें तो 50% कार्ब्स रिक्वायर्ड हैं। चाहे वो पोस्ट सर्जरी का पेशेंट है, चाहे वो प्री सर्जरी का पेशेंट है, बट आपने जब उनका डाइट प्लान बनाना है तो इस तरीके से उनका बनाना है कि 50% कार्ब्स, 25% प्रोटीन्स एंड 25% फैट्स। अब आपके जितने भी कार्ब्स हैं वो आपको वेज हाफ प्लेट, जहाँ पे एग्जांपल दी हुई है हाफ प्लेट आपकी वेजिटेबल से बड़ी होनी चाहिए है, उसमें स्टार्ची वेजिटेबल्स भी लाइक उस हाफ हिस्से में 1/4 हिस्सा आपकी स्टार्ची वेजिटेबल्स, एंड देन उसके बाद जो आपका बाकी हिस्सा है वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में आ जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ गुड फैट्स आपने देखा है बिल्कुल कम दिए हुए हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। 1/4 प्लेट जो है वो प्रोटीन की दी हुई है। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग, इसी रूल के अकॉर्डिंग आप अपने मैक्रोस को बैलेंस कर सकते हैं एक पेशेंट के लिए। इन वेजिटेबल्स, इन कार्ब्स के अंदर ही आप फ्रूट्स का पोर्शन भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक चार्ट इंक्लूड किया है कि जो आपको हेल्प करता है कैंसर पेशेंट्स के लिए फूड या फ्रूट ऑप्शंस देखने के लिए। अगर आपने कार्ब्स और फैट का ऑप्शन देना है तो भी खाली कार्ब्स, खाली प्रोटीन, खाली फैट, या उनके कॉम्बिनेशन का ऑप्शन देना है जो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी रिच सोर्स देगा, और जो लो इन फैट है और लो इन कैलोरीज है। ये आपको इस तरीके से एक चार्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पे। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब अगर एक पोस्ट सर्जिकल वेलनेस डाइट की अगर हम बात करते हैं, ऐसा पेशेंट जिसके पार्ट ऑफ अ ब्रेस्ट और होल ब्रेस्ट हैज बीन रिमूव्ड, तो उसमें हमने क्या डाइटरी इंटरवेंशन करनी होती है। एक तो वो सारी हमने जो मैंने ऊपर आपको बताया कि जिस तरीके से प्लेट बैलेंसिंग मेथड करना है, आपने उस तरीके से उनका डाइट प्लान बनाना है। उसके साथ साथ किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि 2 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे उस पेशेंट ने इनटेक करना ही करना है। वेल बैलेंस्ड मैक्रोज रखने हैं, जैसा कि मैंने आपको प्लेट मेथड में बताया, हाई माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल्स रखने हैं। हाई माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल्स का यहाँ पे मुराद ये है कि जितने भी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स एज, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन, अकॉर्डिंग टू देयर ट्रीटमेंट स्टेज, उनको जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, अगर कोई डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को कवर करना, और एक्सेसिव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना देना, ना ही एक्सेसिव मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देने, ना एक्सेसिव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए भी और पोस्ट सर्जिकल वेलनेस के लिए भी, या उससे रिकवरी के लिए भी। अवॉइडेंस ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट्स,
पेशेंट को साथ साथ हमने ये गाइड भी करना है, अवेयर करना है कि किन चीजों से उसने परहेज करनी है, कौन सी चीज कितनी कब और किस तरह किस चीज के साथ खानी है, जैसे कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का क्या रेशो है, ये पेशेंट को हमने एजुकेट करना है। साथ साथ 2:1 से ज्यादा पेशेंट को ना डाइट में इंक्लूड करना है और उन्हें खुद बताना भी है। इसके साथ आप हमारी एकेडमी के लिंक्स के ऊपर जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। हमारी बैटिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप हमारी एकेडमी के पेज के ऊपर जाके भी विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं हमारा। इसके अलावा एनी क्वेश्चंस नाउ? अब मैं और डॉक्टर आयशा को कर देते हैं। 3 मिनट्स आर रिमेनिंग इन दिस। जी थैंक्स अ लॉट वेरी डॉक्टर वेल आयशा, प्रेजेंटेड। डॉक्टर नूर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे एक और जगह लेक्चर दे। जैसे आप लोग ऐसा करें, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं पेंडिंग, वो प्लीज़ ग्रुप में कर लें, प्राइवेसी नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक सर्टिफिकेशन की बात है, तो वो इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 days में जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फीडबैक भी हो सके तो आप अपने ऑफिशियल ग्रुप में, ठीक है, या मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। थैंक्स। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी न्यू वेबिनार, न्यू वर्कशॉप के साथ। लीव कर सकते हैं आप ओके, सब लोग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।